साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों आज जो विषय हम लोग चर्चा में ले रहे हैं वो हिंदी का ही है और हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2016 का हिंदी का सेट और ये भी मेंस का। तो साथियों आप भली भांति परिचित होंगे कि मुख्य परीक्षा में दो प्रकार के पेपर होते हैं हिंदी के, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो हम लोग सब्जेक्टिव पे बात नहीं कर रहे, यहाँ पर जो 30 क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये भी कोशिश करूंगा क्योंकि इसकी आंसर की अभी जारी नहीं हुई है और शायद वो करें भी ना, फिर भी जितना भी समझ है, जितना भी एनालिसिस है, वो सब करने के बाद मैं आप लोगों के सामने इसका एक जो सॉल्यूशन सेक्शन है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग सेक्शन पे चलते हैं, तो देखते जाइएगा। हो सकता है कि एक बात के लिए फिर दोबारा से मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक दो सवाल ऐसे हों जो मेरे भी आउट ऑफ कंट्रोल जाएं। हालांकि ये परीक्षा मैं भी दे करके आया हूँ, लेकिन फिर भी साथियों गलती बनी रहती है बिल्कुल भी। लेकिन जहाँ गलती होगी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल वहाँ पे डिस्कस करूँगा, रुकूंगा ज़रूर। तो चलिएगा, पहली चीज़, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जाए। तो पहली बात तो आपको ये देखना है। तो आप दो चीज़ें पढ़ते हैं, जंगम और इसका विलोम स्थावर। तो जंगम वो संपत्ति होती है जो चल सकती है, चल और अचल संपत्ति। तो जंगम जो इधर से उधर जा सके और स्थावर जो इधर से उधर ना जा सकते। सदावर्त साथियों वो काम होता है जब गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था का जो नियम है वो सदावर्त होता है। स्थानीय आपको पता ही है, लोकल, और सार्थक का मतलब होता है जो कोई अर्थ लिए हुए हो, उसको हम लोग सार्थक कहते हैं। नेक्स्ट सब है बांका। बांका मतलब इसका तत्सम शब्द बताना है, तो आप लोग देख सकते हैं सीधे बक्र। बक्र का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा, आप खुद समझ सकते हैं, टेढ़ा। तो कुल मिलाकर के बांका का जो तत्सम है वो वक्र है। इसके अलावा तिर्यक, तिर्यक लाइन आप देख सकते हैं जिस तरीके से, स्लैश, चाकू आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। वर्तीय साथियों ये मैं आपके लिए होमवर्क देने वाला हूँ, आप इसका मतलब बताएं कि वर्तीय का क्या मतलब होता है। जैसे महत्तम समावर्तीय या लघुत्तम समावर्तीय, तो आप लोग इसको सर्च करें और बताएं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम। साथियों इस शब्द को बड़ा ध्यान दें आप लोग, अगर नहीं पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आपके नंबर बेशक कटेंगे। पतन, आप देखिएगा ये बता रहे कि तत्सम नहीं है, यानी कि वो शब्द कैसा होगा, तद्भव। पतन तत्सम है, पिटक ये भी तत्सम है, प्रहार ये भी तत्सम है, लेकिन पंसारी ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। तो इसका जो तत्सम होगा वो होगा पन्यशाली। तो आप समझ सकते हैं पन्यशाली किसका तत्सम। बाकी सब जो लिखे हुए हैं ये ऑलरेडी ही तत्सम में है। चलिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म है, तो आपको बताना है। साथियों देखो, आप देख सकते हैं कि ये मुख्य परीक्षा का पेपर है, तो कितनी हिंदी भयंकर हो सकती है या कितनी नॉर्मल हो सकती है इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जैसे कोड़ी है तो थोड़ा सा अंतर दिया है, कपड़दिका, थोड़ा सा ही देखो अंतर आप देखेंगे। अपाहिज अपाद हस्त होता है, लेकिन अगर हम मिला दें तो ओस अवश्य होता ही है। गोहुम यहाँ इन्होंने लिखा है जबकि होता क्या है, गोधूम। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर यहाँ पे शब्दों में दिया गया है। तो जब तक आप बारीकी से स्टडी नहीं करेंगे तो तब तक आप थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी 2021 वाले परीक्षार्थी हैं, जो 2021 का प्री भी और मेंस भी देना चाहते हैं, तो वो साथियों इस चीज़ को ध्यान रखें। तो प्री और मेंस के लिए इतनी बारीकी से आप लोगों को स्टडी करनी होगी। चलिएगा आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण आप समझ सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। धर्म किसी की विशेषता नहीं बताता, ये अपने आप ही शब्द है। जाति भी अपने आप में संज्ञा है, धन भी। और चमकीला, जैसे चमकीला कपड़ा हो सकता है, चमकीला वस्त्र हो सकता है, कुछ इस प्रकार की चीजें।
तो चमकीला यहाँ पे राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। निम्न में से विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? साथियों, ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, हम लोग भी काफी कंफ्यूज रहे हैं उस समय, और मैंने तो शायद ये सवाल सबसे बाद में किया, तो इसमें समझ नहीं आ रहा प्रॉपर कि सवाल में करना क्या है। मतलब विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। तो इसमें देखेंगे दृष्टि, दृष्टिबंध, गुरु शिष्य को आप लोग जानते हैं, दोनों ही विशेष्य हैं। दीपक तेल दोनों ही विशेष्य हैं, ये भी विशेष्य हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो दृष्टि ये विशेष्य है और दृष्टिबंध विशेषण। तो जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक किसी पे दृष्टि रखे हुए होता है उसे दृष्टिबंध बोलते हैं। तो शायद इसमें ये क्या गया हो कि इसमें तो सब दोनों ही सेम शब्द हैं, मणि, रत्न, गुरु शिष्य, दीपक तेल, तो शायद इस तरीके से ये कहा गया हो। तो अशुद्ध वाली बात समझ में प्रॉपर नहीं आ रही। हालांकि दृष्टि भी अपने आप में शुद्ध है और दृष्टिबंध भी अपने आप में शुद्ध शब्द है। तो आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, शायद ये इसी तरीके से किया गया होगा। तो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक उम्मीद है राइट आंसर यही होगा। चलिएगा, अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध कथन। पहली बात, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो साथियों, आपको पता है कि केवल सर्वनाम नहीं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही चीजें शामिल की जाती हैं। तो इसलिए पहला ही आंसर राइट है। यहाँ अशुद्ध आपको छांटना है। विशेषण शब्द वो होते हैं जो विशेषता प्रकट करते हैं, जिसकी विशेषता प्रकट करते हैं उसको हम बोलते हैं विशेष्य। बिल्कुल सही बात है, ये कथन भी सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को प्रकट किया जाता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। विशेषण विशेष्य क्रिया के बीच में आए उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो आपको पता है विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। तो विशेष्य विशेषण में जब विशेषण, जैसे आप लिखें काला घोड़ा, ये बात पहले भी आई थी, पिछले सेक्शन में भी मैं बता चुका हूँ। तो काला, ये मैंने ऊपर गलत लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ काला घोड़ा। तो ये विशेषण पहले लिखा हुआ है और विशेष्य बाद में है, तो ये विशेष्य विशेषण होता है। और जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है, जैसे लड़का सुंदर है, तो ये यहाँ पे देखेंगे आप, विशेषण बाद में आया है, और विशेषण जब बाद में आता है तो ये कहलाता है विधेय विशेषण। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिएगा, चर्चा करने के लिए बहुत सारा है तो हम रुकेंगे नहीं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती थी। तो साथियों, ये आपने अगर संस्कार पढ़े हों तो 16 संस्कारों में से विवाह से पहले होने वाला एक संस्कार था समावर्तन। तो समावर्तन में क्या होता था कि वहां पर शिष्यों को स्नान करा करके छुट्टी दे दी जाती थी और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो ये गुरुकुल में या गुरु आश्रम में रहने वाला अंतिम फंक्शन था जिसको सब लोग अटेंड करते थे। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। साथियों देखिएगा, तांडव, मांडव, मुक्त, विमुक्त, रित, अनरित, विभावना, सद्भावना। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर, अनरित, रित होता है सत्य, अनरित वो होता है जो सत्य ना हो, यानी कि आपका झूठ। तो इसलिए राइट युग्म यही है। तांडव एक प्रकार का डांस होता है, मांडव आप देख सकते हैं ये कहाँ का जोड़ दिया। इस तरीके से ये चीजें हैं। मुक्त विमुक्त दोनों ही लगभग सेम भाव देते हैं, और सद्भावना और विभावना दो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। चलिएगा, निम्न में से कौन सा विलोम का अशुद्ध युग्म है? अनंत, ससीम। साथियों, हमें बताना था अशुद्ध। अनंत का होता है अंत, कई बार अनंत भी लिख देते हैं, और अनंत का कई बार हम विलोम लगाते हैं अनादि, अनादि। तो अनादि या अंत, और इसका ये आंसर है। असीम का होता था ससीम, जिसकी सीमा ना हो वो असीम और जिसकी सीमा हो वो ससीम। धर्म का अधर्म ये सही है, कुशल का अकुशल सही है,
जड़ का चेतन ये सही है। तो इस तरीके से ये अशुद्ध है। तो राइट आंसर इज ए। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। साथियों, विलोम देखना है तो पहली बात, तो शुद्ध शब्द देखना है। विराग, इसका चिराग दे रखा है, कोई नहीं, राग का होता है विराग। वैसे राग का द्वेष भी होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। संयुक्त का होता है वियुक्त, ये तो राइट आंसर दे ही रखा है। अरस, सरस का दे रखा है अरस, ये होता है नीरस। आप देखेंगे अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, तो इसका उल्टा हो जाएगा प्राचीन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये सारी बातें। और साथियों, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने कौन सा राइट आंसर लगाया, तो आप लोग इसमें जो सही आंसर लगे हुए हैं, जिनके आगे सही का निशान, जैसे इसमें भास्कर के आगे लगा हुआ है इस तरीके से, हालांकि ये सवाल मेरा गलत है, तो ये नंबर आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है? साथियों, यहाँ पे जो आप खुद ही देख रहे हैं, ये मैंने सही निशान लगाया था, लेकिन ये मैं उस समय गलत था क्योंकि प्रॉपर समझ नहीं आ रहा था। तो हिंस, आपको ध्यान रखना है, ये सही शब्द है और इसका मतलब होता है कि जो हिंसक हो, इसका इसको हिंसक भी बोल सकते हैं या हिंसा करने वाला। इसका तो आपको पता ही है, बस रूप है या दीर्घ वाला वो नहीं बताना है। ये बादाम शुद्ध, और ये होता है आपका भास्कर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्तनी शुद्ध हो जाती है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। साथियों, अशुद्ध देख रहे हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। साथियों, अर्पण की बात आ रही है, एक श्रद्धा भाव वाला मतलब यूं कह लीजिएगा शब्द है। तो अभिनंदन पत्र अर्पित किया जा सकता है, श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जा सकते हैं, अहिंसा कोई से भी भाव भी अर्पित किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो राइट आंसर नहीं बचता है वो अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये नहीं हो सकता है। तो देखेंगे साथियों, ये उस समय भी मैं गलत लगा करके आया, तो वैसे राइट आंसर है ये जो अभी फिलहाल के हिसाब से है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गलत हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कुछ चीजों में ऊपर नीचे बात हुई है। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध जल्दी देखते हैं। तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, तो तूफान नहीं तूफान, तो यहाँ पे राइट आपको कर देना है और इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी तो सारे शुद्ध हैं, आप खुद से देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बताना। नेक्स्ट, जो तुरंत युक्ति सोच लेता हो वो होता है प्रत्युत्पन्नमति। साथियों, इसकी स्पेलिंग भी देख लें आप लोग, मतलब वर्तनी भी देख लें क्योंकि ये भी जरूरी है। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाला। दूरदर्शी जो दूर तक देख लेता हो, दार्शनिक जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो वो। यह कमीज उजली है, इस शब्द में बताना है आपको कमीज। कमीज शब्द कैसा है? तो साथियों, उजला इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये तो विशेषण है उजली, और कमीज क्या हो जाएगा? विशेष्य। आप खुद समझ सकते हैं। और ये विधेय विशेषण का ही उदाहरण होगा साथियों, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, तो ये विधेय विशेषण का उदाहरण। जिसके हृदय में ममता न हो, ममता न हो तो देखो निर्मम। निर्दय, जिसके हृदय में दया का भाव ना हो। निर्भीक, जिसमें भय का लोप ना हो, मतलब भय हो, सॉरी भय नहीं हो, वो निर्भीक होता है, निडर। नृशंस हत्या, ये आप लोग देख सकते हैं जब बहुत बर्बरता के साथ हत्या की जाती है तो उसको हम नृशंस हत्या बोलते हैं। भक्त का तद्भव क्या है? तो देखो, भक्त से भगत बना देते हैं सीधा सीधा। प्रेम, श्रद्धा और ये भाव, ये तो सब बिल्कुल अलग है, ये तो नॉर्मल सवाल है, आप लोग समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा सब तद्भव है? तद्भव है यहाँ पर पसीना, तो आप लिख देख सकते हैं तद्भव पसीना है, और इसका जो तत्सम है वो है प्रस्पिन। पश्चाताप, ये तद्भव तत्सम है। पकवान, ये भी तत्सम है, और पुत्रवधू ये भी तत्सम है। चलिएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, तद्भव है। साथ वीडियो लंबी ना हो, बस इस वजह से थोड़ा सा रुक रहे हैं, तेजी के साथ चल रहे हैं। इसमें तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वो हमें बताना है। उपाध्याय ओझा, ये सही शुद्ध होता है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठी, साथियों आपको देखना है, ये सेठ का श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अशुद्ध पूछा है। और अग्निष्ठ,
अंगीठा हो गया, जबकि एक अग्निष्ठिका होती है जिसे हम अंगीठी बोलते हैं, तो वो अग्निष्ठिका होती है। आद्रक, ये अदरक का तत्सम है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब चीज आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। बाजार में बहुत से घोड़े आए, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द है। तो साथियों आप लोग देखेंगे बहुत बहुत कोई संख्या को तो शो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए निश्चित वाले का तो कोई मतलब नहीं है। अपूर्णांक, पूर्णांक अपूर्णांक की बात हुई नहीं है। तुलनात्मक, किसी से तुलना भी नहीं की गई है। अनिश्चित, बिल्कुल सही बात है। और परिमाण शो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो परिमाण बता रहा है, अनिश्चितता भी बता रहा है, इस वजह से राइट आंसर इज डी। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। सरीखा भाई विशेषण है, तो आपको पता है कि आप देखो दो तरीके होते हैं करने के, या तो आपको डायरेक्ट आंसर पता हो या फिर आप तीन पे विचार कर लीजिएगा। देखो अपूर्णांक, पूर्णांक की तो कोई बात ही नहीं है, आवृत्ति की कोई बात नहीं है, समुदाय की कोई बात नहीं है, तो इसलिए ये एक प्रकार का गुण ही है और इसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ये आप समझ गए होंगे बात को। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का सही विलोम है साथियों रोपण। उन्मूलन उखाड़ करके फेंकना और रोपण का मतलब लगाना। अवरुद्ध मतलब रोकना, निर्माण करना, बनाना। समृद्धि आप जानती हैं। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। साथियों भूतल का तो कोई मतलब है नहीं। भूमि साथ अगर कोई चीज हो गई है तो वो भूमि में ही मिल गई है, तो मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं होना चाहिए। धराशायी, ये निगेटिव अर्थ लेता है, तो निगेटिव अर्थ लेने का मतलब है कि जो धरती पे गिर गई हो, धराशायी हो गई हो, वो सब। तो ज्यादातर जो शुद्ध शब्द होना है वो मिलता है तल स्पर्शी। साथियों मिला तो नहीं है ये कहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझेंगे कि यही शब्द होना चाहिए तल स्पर्शी, और मैं भी यही लगा करके आया हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये लोग पेश कर देते हैं, बाकी कुछ चीज नहीं। आघात का विलोम है, तो ये तो सीधा सीधा शब्द है प्रतिघात, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट शब्द है निम्न में से की वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध देखेंगे आप, हस्तलिखित ये तो शुद्ध है, कुमुदनी ये भी शुद्ध है, आजीविका ये यहाँ पे मात्रा लगनी थी, तो बस इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा, और सत्याग्रह आप समझ सकते हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। साथियों यहाँ पे भी शायद मेरा गलत हुआ, मैंने चेक कर लिया काफी हद तक। एक शब्द है ये निरहंकार, तो एक्चुअल में ये शुद्ध होता है निरहंकार, जिसमें अहंकार ना हो, वो निरहंकार, न कि निरहंकारी। जैसे आप ये देखेंगे, इसको आप लोगेंगे जिसमें दया ना हो, वो होता है निर्दय, नॉट निर्दयी। निर्दयी गलत होता है। पैतृक में आप समझ सकते हैं, पैतृक, पैतृक इस तरीके से लिखा जाता है। ये जागृत जो लिखा हुआ है हलंत के साथ, ये सही है, तो इसलिए राइट आंसर इसका होगा आपका सी। और ये थोड़ा सा मैंने चेक करने के बाद देखा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही है और मेरा यहाँ पे गलत हुआ है। शुद्ध वाक्य को चिन्हित करें। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। साथियों तो आप अच्छे तरीके से सकते हैं शोक का क्या मतलब है। दुख है आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, हो सकता है। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ मतलब एक प्रकार की व्याकुलता है और नाराजगी है, ये सब। खेद है कि आपने मेरे पत्र को कोई उत्तर नहीं। खेद साथियों अपनी ही गलती अगर होती तो उसके लिए जो दुख होता है उसको हम लोग खेद बोलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब बात आती है, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, और क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। क्षोभ का मतलब गुस्सा, उबाल, ये निगेटिव जाता है, तो इस हिसाब से ये भी क्रॉस होना चाहिए और राइट आंसर होना चाहिए बी। तो यही शब्द ज्यादा सही है और यही लाइन ज्यादा सही है, तो इसलिए राइट आंसर इसका बनता है बी। जो जोता गया न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों ये भी मेरा गलत हुआ, तो आप देखेंगे कि आकर्षित में यहाँ पे लगा के आ गया, ये जबकि गलत है, जबकि राइट आंसर है आकर्षित, जो कि यहाँ पे शुद्ध है। तो आप समझ सकते हैं, देख रहे होंगे 3-4 सवाल गलत हो गए। जो सब कुछ खाने वाला हो वो सर्वभक्षी होता है। साथियों यहाँ आप देखेंगे कुछ लोग इसको भी बता रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है सर्वाहारी। अगर ये सर्वाहारी होता तो ज्यादा सही होता, क्योंकि वर्तनी के हिसाब से ये शब्द गलत जा रहा है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा सर्वहारा,
अब सर्वहारा मतलब जो सब कुछ हार गया हो, और यहाँ पे सब कुछ सर्व सर्व अगर सर्वाहारी होता तो ये आहार इसमें जुड़ जाता, सर्व और आहारी मतलब जो सब कुछ आहार में शामिल कर लेता वो। लेकिन अब इस शब्द से कोई नया शब्द जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत सेंस दे रहा है इस सब इसके लिए, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सर्वभक्षी। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस प्रकार की हिंदी आपकी मेंस में मिली, ये 2016 का पेपर। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि 2021 में आप लोग प्रॉपर करें, तो साथियों आपको बहुत हद तक काम करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा बातें नहीं, बस आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आप लोग तैयार रहिएगा, लगे रहिएगा, और अगले वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।